शुरुआत कश्मीर पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पीएम मोदी के इस मुद्दे पर बयान के बाद ट्विटर वार छिड़ी हुई है। जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार वजीर कानून किरण रिजिजू ने किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के हवाले से महाराजा हरि सिंह के बारे में जयराम रमेश सरीही झूठ बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने लिखा कि ये तारीखी झूठ है कि महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के सवाल को टाला था। किरण रिजिजू के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू के मुश्तबा किरदार के तहफ्फुज के लिए वो बहुत दूर तक चले गए। 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में खिताब करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आजादी से 1 महीने पहले महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान में कश्मीर को शामिल करने के लिए उनसे राब्ता किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। तो ये बड़ी बात है, ट्विटर वॉर है। आपको बता दें ये जो चल रहा है, इस ट्विटर वॉर की शुरुआत आखिर कहां से हुई? पल्लवी घोष सीनियर एडिटर CNN न्यूज़ 18 हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी घोष जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किरण रिजिजू और जयराम रमेश के दरमियान जो ट्विटर हुआ, देखिए, प्रधानमंत्री ने भी और जितने भी आला नेता या मंत्री जाते हैं कश्मीर, वो हमेशा यही बात उठाते हैं कि कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है। इस समय जब हम नया कश्मीर की बात करते हैं तब ये सवाल भी उठना चाहिए कि जब कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की थी तो उस समय देरी क्यों हुई और चूक कहाँ से हुई। जयराम रमेश ने साफ साफ ये पूरा आरोप महाराजा हरि सिंह पे डाल दिया, लेकिन अब बीजेपी के मंत्री जो है किरण रिजिजू, जो कानून मंत्री भी है, उन्होंने पूरा चिट्ठी के निकालते हुए उन्होंने ये बता दिया कि ये गलती एक्चुअली हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। आपको दोषी मानना चाहिए और इस बात को भी कबूल करना चाहिए कि चूक कांग्रेस की तरफ से हुई है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तभी हुई है और इसीलिए जो नाइंसाफी कश्मीर के साथ हुई है उसका जो जेनेसिस या जो उसका बुनियाद है उस समय का है। जी, अब तो क्या माना जाए कि जो ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई, एक के बाद एक कई ट्वीट किरण रिजिजू की तरफ से किए गए हैं, ये मामला आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा? देखिए, अब सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि राहुल गांधी का आखिरी पड़ाव भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में होगा और वहां पे ये सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया। आप तो कहते हैं कि आपका लगाव वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में जो किरण रिजिजू ने कहा है और उन्होंने जयराम रमेश के हर दावा को खारिज कर दिया, वैसे में कांग्रेस के लिए एक बैकफुट पे होने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे राजनीति इतनी जल्दी खत्म भी होगी और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे चुनाव कभी भी हो सकता है और उस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बन के उभर के आएगा। जी, क्या लगता है पल्लवी घोष साहिबा कि जो जयराम रमेश ने बात कही, जाहिर सी बात है बैकफुट पर कांग्रेस को लाने वाली बात है, आपने जिसका जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई जयराम रमेश को लेकर होने वाली है इस ट्वीट को लेकर? क्योंकि जो थी उसे किरण रिजिजू ने एक के बाद एक ट्वीट किया है, उस वक्त का भी बयान उठा के ट्वीट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जयराम रमेश ने अपने से ये सब ट्वीट किया होगा, उनको कहा भी गया होगा। और ऐसा ही होता है कांग्रेस में, जो भी मीडिया डिपार्टमेंट का बयान आता है उसमें उसके पीछे गांधी परिवार का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस कभी ये बात कबूल नहीं करेगी कि जो आरोप जवाहरलाल नेहरू पे लगाए गए हैं वो आरोप सही है। इसलिए मुझे नहीं लगता जयराम रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब देखना ये है कि आज कोई जवाब आता है कि नहीं जयराम रमेश से। जी, पल्लवी घोष, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं पिछले जिस बर्थडे वाले दिन महाराजा हरि सिंह को लेकर अवकाश घोषित किया गया मरकजी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या लगता है कि उसका कहीं ना कहीं उस इमेज को धूमिल करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश नहीं मानी जाए? बिल्कुल, जिसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश लगातार कर ही रही है। बिल्कुल कर भी रही है और उनका कहना भी ये है। और मुझे लगता है किरण रिजिजू के जो ट्वीट है और एक पूरा थ्रेड है ट्वीट का, उसमें यही बताया जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी ने या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही नाइंसाफी की थी और हमेशा कांग्रेस पार्टी की ये आदत है। आपको जैसे गया था गुजरात में, उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे जो भी आइकॉन्स हैं उनको कभी तवज्जो नहीं देती है कांग्रेस पार्टी। जब महाराजा हरि सिंह को इस तरह का एक स्टैचर या उनको नाम या ट्रिब्यूट दिया जाता है, उसके पीछे ये भी आरोप है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
कि आप जवाहरलाल नेहरू के बचाने के चक्कर में आपने महाराजा हरि सिंह के साथ नाइंसाफी की, और वो सिर्फ केंद्र सरकार है और बीजेपी है जो पूरी तरह से सच्ची तस्वीर आपके सामने लेके आ रही है। मैं आखिर में सवाल करते हुए जानना चाहूंगी पल्लवी घोष साहिबा कि आखिर क्या ऐसी बात थी जो जयराम रमेश ने कही, डिटेल के साथ जरा बताइएगा ताकि व्यूअर्स भी ये समझ पाएं कि ये जो पर इसकी बुनियाद दरअसल ये बात थी। देखिए, कश्मीर में कांग्रेस एक समय में सत्ता पे थी। गुलाम नबी आजाद, जैसे कि आपको याद होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि वो एक्चुअली बी टीम है बीजेपी की। आपने जब आर्टिकल 370 को खारिज किया था तब केंद्र सरकार ने कहा था और प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं एक नया कश्मीर के बारे में सोचता हूं। अब एक डेमोक्रेसी के तहत वहां पे चुनाव भी होगा, उसकी तारीख हम आशा करते हैं बहुत जल्दी भी आ जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पे पाती है और वो भी ये दावा करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों के चलते कश्मीरी पार्टी ही बचा सकती है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो चिट्ठियां दिखाई गई है, ये बहुत ही, मैं कहूंगी, सीरियस है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है जब भी वहां पे चुनाव हो और जब भी लोगों के दिमाग में ये बात लाया जाए कि जो नाइंसाफी हुई है कश्मीर में, जो विकास नहीं हो पाया है या देरी से हो रहा है विकास नया कश्मीर प्रोजेक्ट के तहत, उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी और गांधी नेहरू परिवार भी जिम्मेदार है। जी, तो जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो तमाम डेवलपमेंट और साथ ही साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं, अभी ऐलान नहीं किया जा रहा है, इसका जिक्र आपने भी किया पल्लवी घोष, कि हो सकता है बहुत जल्द वहां पर इलेक्शंस हो जाएं। तो क्या ये माना जाए कि इस ट्विटर वार से और जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, इसका खामियाजा कश्मीर में तो भुगतना ही पड़ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वक़ार रसूल जब वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, कई सारे लोग और गुलाम नबी आज़ाद भी अलग हुए, फिर उसके बाद कई नाराज़गी देखने को मिली, कई खेमे बनते हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि कुछ और उनकी स्थिति कमज़ोर होगी? बिल्कुल कमजोर होगी, और चाहे कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, गुलाम नबी आजाद को बी टीम बुलाया जाए। आपने खुद देखा होगा जयराम रमेश कितनी बार ट्वीट करके गुलाम नबी, बट मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद, और हम लोगों ने देखा भी है, जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति की बात करें, वहां पे उनकी काफी बैठ है और काफी भीड़ भी आई है, और ये मुद्दा वो भी उठाएंगे। मुझे लगता है कुछ सच्चाई वो भी कहेंगे जब भी डेट हो, या मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो, क्या पता आज या कल में वो ये पूरा किरण रिजिजू बनाम जयराम रमेश के बीच में जो ट्विटर वॉर हो रहा है उसमें भी वो कुछ टिप्पणी करे। कांग्रेस के लिए सेटबैक तो होगा ही, क्योंकि उनके कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता अब गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इधर बीजेपी में के समर्थन करते हैं या बाकी जो निर्दलीय दल है उनका भी समर्थन करते हैं। की राजनीति या जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति आज देखें तो वहां पे ये सवाल बिल्कुल उठता है कि कांग्रेस आखिर है कहाँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, देश के साथ साथ मुल्क के साथ साथ कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है, क्योंकि लगातार ताश के पत्ते जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि ताश के पत्ते जैसे कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस लगातार बिखरती हुई जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठेगा कि इसका जवाब क्या कांग्रेस का कोई लीडर आकर दे सकता है? बिल्कुल सवाल ये उठेगा। अगर आप देखें आज कश्मीर से कौन सा कद्दावर नेता है जो कांग्रेस में शामिल है, करण सिंह जो महाराजा हरि सिंह के परिवार से हैं, पूर्वज है, कि मैं भले ही कांग्रेस पार्टी में हूँ लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा बयान था जो उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये सवाल उठाएगी कि आप महाराजा हरि सिंह को दोषी मानते हैं, आपने करण सिंह को तवज्जो नहीं लिया, और ऐसे में कांग्रेस कैसे ये दावा कर सकती है कि नेहरू गांधी परिवार ही कश्मीर का दर्द समझ सकती है। और ऐसे में आखिर में मैं यही कहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव कश्मीर में संपन्न होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी तक होने की बात चल रही है वहां पे। ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत क्रिटिकल मोड में वहां शामिल होगा, और उनसे भी शायद ये सवाल पूछा जाए और राहुल गांधी से कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ही कश्मीर में डिले करवाया भारत में शामिल होने में। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर और घमसान देखा जाए। और साथ ही साथ जो पल्लवी घोष साहिबा ये कह रही हैं कि हम सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी चल रही है, राहुल गांधी बड़ी तेज़ी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और आखिरी पड़ाव श्रीनगर होगा, लाल चौक में इसका इख्तिताम होना है इस यात्रा का। तो जाहिर सी बात है जैसे ही उनकी हो सकता है कि एंट्री हो जम्मू कश्मीर में, वैसे ही उनसे सवाल किए जाने लगेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की पूरी
लॉबी इस सवाल के साथ खड़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया खबर पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाकों में लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने अफसरान की टीम के हमरा केरन सेक्टर में दरिया कृष्ण गंगा के किनारे पर एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दरबार का मकसद इंतजामिया को अवाम की दहलीज पर लाना और मौके पर मसाइल का निपटारा इंतजामिया का मकसद है। इस मौके पर सरहद पर आबाद लोगों ने अपने दरपेश मसाइल को डिप्टी कमिश्नर के सामने रखा। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर दर्जनों मसाइल का निपटारा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने निस्फ दर्जन तामीराती प्रोजेक्टों साथ ही साथ उनके हमरा डीडीसी मेंबर क्रापुरा, एडवोकेट मसरत बीडीसी मेंबर समेत मकामी सरपंच भी मौजूद रहे। लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अवामी दरबार के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय की सताइश की और केरन सेक्टर में मवासिलाती निज़ाम को कायम किया गया है, जबकि बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मरकजी स्कीमों के साथ नौजवानों को जोड़ने के लिए जोर दिया गया। नाजरीन, एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की हिदायत को अमलाते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कंट्रोल के केरन सेक्टर में दरियाई किशनगंगा के किनारे आज एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने ऑफिसरान की टीम के हमरा लोगों के मसाइल को सुना और मौके पर ही कई मसाइल का निपटारा भी हुआ। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने आज ऑफिसरान की टीम के हमरा कई तामीराती कामों का संग बुनियाद भी रखा। और हमारे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, यह है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और ये है केरन सेक्टर। यानी हमारे और उनके बीच में सिर्फ फ़ैसला ये है कि दरियाए कृष्ण गंगा का। और यह हम इसलिए बताना चाहते हैं कंट्रोल पर मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर ने इस इलाके में दस्तक देकर एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया, जो लोगों की आज तक मांग रही थी कि दरियाए किशन गंगा पर ही वो कई बड़े ऐलानात करें। और इसके साथ ही आज इन्होंने कई बड़े ऐलानात भी किए और कई बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। तो सीधे हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर साहब से कि आपने आज, डॉक्टर साहब, इस इलाके यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप इस वक्त मौजूद हैं, तो लोगों की मांग थी कि अवामी दरबार हो, कई मसाइल का निपटारा हो। तो देखिए, केरन हमारा जो इलाका है और केरन के लोग, ये हम पूरे कुपवाड़ा ज़िले के लिए और ऑनरेबल एलजीज़ डायरेक्शंस और एलजी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलाका रह चुका है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो यहाँ पे रखा गया। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ का पीएचसी है, उसका बिल्डिंग कंप्लीशन का एक नया प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है, उसका यहाँ पे फाउंडेशन सुन रखा गया। कुछ प्रोजेक्ट जो वो इनकम्प्लीट छूटे थे कई सालों से, जैसे हमारा केरन से केरन बाला तक का एक ब्रिज है, उसकी भी जो है वो शुरुआत आज यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स हमारे पास केरन के लिए इनकम्प्लीट हालत में पड़े हुए थे। एक जो हमारा केरन का मेन रोड जो है, जो कुपवाड़ा से लेके केरन तक आता है, उसका लास्ट तकरीबन 5 किलोमीटर का पैच जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो उसको जो है वो बीकन को हैंड ओवर करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। उसी के साथ साथ जो हमारा 4G का कनेक्शन है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी 4G कनेक्शन जो हमारे OFC केबल है, उसका भी काम तकरीबन 50% तक ख़त्म हो चुका है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ऑफिसरान को जिस तरीके का टॉस क्या उस आने वाले वक्त में, देखिए, केरन, मच्छल और टंगदार ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया जो हमारी एलजीज़ इंतज़ामिया है उसकी प्रायोरिटी है। मैं उसको दोहरा रहा हूँ और इसीलिए यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली ही नहीं तो डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है। सरमा का मौसम आने वाला है, कई महीनों तक ये कट ऑफ भी रहता है, तो उस हवाले से आपने यहाँ पर वो चीज़ें जो एशियाई ज़रूरी की चीज़ें हैं वो भी स्टॉक पूरी तरह रहेंगे। प्रिपेयर्डनेस की बात जो है वो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। सारे डिपार्टमेंट के साथ में ऑलरेडी एक प्रिपरेटरी मीटिंग हमारे आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाली है। उस पूरी कि किसी भी प्रकार का इस विंटर में एक तो कनेक्टिविटी जो है वो हमारी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड रहे, दूसरा जो भी हमारे रेस्टोरेशन है बिजली के हवाले से, वो रेस्टोरेशन की एक तय सीमा निर्धारित की जाएगी कि
कि कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो 48 आवर्स से आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िले में वो डिस्टर्ब ना रहे। और उसी के साथ साथ जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन के हवाले से चीज़ें हैं, उनका भी नेसेसरली एरियाज़ में डंपिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। इंतहाई जो हमें पिछले 70 साल से उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनमें से बहुत सारे काम जो आज हुए। डॉट से केरन रोड जो 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुकम्मल हुई। जियो का यहाँ पे टावर लगे थे, उन्होंने वार फुटिंग भी बेस किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पिछले कई सालों से हम उम्मीद कर रहे थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। पूरी आवाम ज़बरदस्त खुश है इस बॉर्डर पे, और जो इस वक्त हम लोगों का ख्याल रखा जा रहा है वो वाकई इस वक्त की 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा लोगों के अंदर जाकर लोगों के दर्द को डोर स्टेप पे जो हल किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। हम डीसी साहब के इंतहाई मशकूर हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो इस इलाके के साथ रहेंगी और इंशाअल्लाह हमारे आने वाला कल जो होगा वो अच्छा होगा। सर केरन की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से जनाब मोहतरम डीसी साहब बात पे अपनी अवलीन फुर्सत में केरन के इस फार फलंग इलाके का दौरा किया और देश की आखिरी सरहद का दौरा किया। और केरन के लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जनाब डीसी साहब ने यहाँ पे आन सपाट लोगों की जो भी मुतालबात थे वो सुने और मौके पे ही ऐलान कर दिया और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम डीसी साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं, ब्लॉक दिवस के प्रोग्राम हैं, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाता है और लोगों के कुछ भी मुतालबात हैं वो आन सपाट हल होते हैं, तो ये प्रोग्राम आइंदा के लिए भी चलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। टंगमंग में मशहूर बाबुल कनाल की शान अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। जहां इस नदी का पानी एक बड़ी आबादी को फराहम होता था, तो वहीं आज इस बाबुल कनाल के पानी को आलूदा किया जा रहा है, जिससे अब लोग इसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं, तो को इसी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये पानी पीने के लायक नहीं रहता। कुछ लोग इंतजामिया और दीगर लोगों को इस बाबुल कनाल को साफ करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि ऐसे वक्त में हर शान रफ्ता को फिर से बहाल किया जाए। ये बाबुल कनाल जो है ये ढंग से निकलती है, तो ये इसका पानी जो सारे इलाके में जाता है, सारे डिस्ट्रिक्ट में जाता है इसका पानी। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसका ख्याल रखें, क्योंकि जो भी यहाँ अगर लोकल हो या नॉन लोकल हो जो कि सैर तफरी के लिए आते हैं, वो इसमें सारी जो गंदगी होती है वो इसी में डालते हैं। इनके डायपर्स तक बच्चों के इसी में डाले जाते हैं और इसका पानी बहुत गंदा हो चुका है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से गुजारिश करते हैं इस ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये पीने का पानी है जिसको हम आज हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना गंदा हो चुका है ये। तो हम फिर से यही गुजारिश करते हैं कि इसका ख्याल रखा जाए। सर, बाबल कैनाल जो गंदी हो चुकी है, इसमें मुलव्वस मतलब हम ही है, लोकल है, एज वेल एज इसमें जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन भी है किसी हद तक। लोकल्स जो है, जो भी मतलब अगर हमें कचरा घर से जो भी निकलता है वो हम लाते और नदी नालों में फेंक देते हैं, वो हम घर से निकाल के यहाँ पे फेंकते हैं। तो जो भी चाहे लेटरिन हो, चाहे कुछ भी बाथरूम्स का वेस्टेज वो भी हम क्या करते हैं, हमें मतलब ये सबसे मतलब ये लाते हैं और फेंक देते हैं नदी नालों में, जो कि ये पानी गंदा हो चुका है। आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो इसमें इंसान नहीं उतर सकता था, डरता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता था। लेकिन दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है। वजह क्या है? यही है कि गंदगी बढ़ रही है। इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंदा कर रहे हैं। ये लोगों में मतलब शूर नहीं है कि वो ये सोचे ऐसे, मतलब क्या हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, क्या नहीं है। उनको इसके नुकसानात भी कुछ पता नहीं है। घर से ऐसे ही लाते जैसे कि भेड़ बकरियों की। शोपिया के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मंजूर हुसैन ने ग्रीन हाउस में मिनी सेक्रेटरीट में लोगों के बीच प्याज के पौधे बांटे और हाइब्रिड प्याज पर मालूमात शेयर की। चीफ एग्रीकल्चर अफसर शोपिया फारूक अहमद ने बताया कि किसानों को हाइब्रिड क्वालिटी के 1 लाख पौधे दस्तयाब कराए जाएंगे। फार्मर डिस्ट्रिक्ट शुपियन रोजान तहसील केलर जनाब सेडनिंग थल तैयार गंड थल यह हाइब्रिड वारिया असल वैरायटी अमे अम ब्रोह तक 2 लट यह बड़ बेहतरीन अमुक गंड मे वनकस पाए बह तम सत्य बेस्ट क्वालिटी यह हेको तो पगह कर फोटो तमुक व्हाट्सअप कर जनाब यह असल
वनकस अगर बे जरूरत सह वात योतन शुपियन DC ऑफिस नश ये नियत एग्रीकल्चर हाईटेक पॉली हाउस अथ मज बन यह थल वाल यह अवेलेबल ये वनकस। आज हम शोपियान हाईटेक में सीडलिंग की सेल कर रहे शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर की हिदायत पर, और हमने तकरीबन 1 लाख सीडलिंग यहाँ पर सेल के लिए। पीएम मोदी हिमाचल के दौरे पर ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली के लिए मुल्क में शुरू की जाने वाली ये चौथी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। ऊना में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी स्टेडियम में कई दीगर स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। इन स्कीमों में बल्क ड्रग पार्क का संगे बुनियाद और IIIT का संगे बुनियाद शामिल है। मोदी एक अवामी जलसे से भी खिताब करने वाले हैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊना से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताइएगा कितने बजे तक वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे ऊना? जी बिल्कुल सना, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ऊना जिला का प्रवास है और समय जो दिया गया था निश्चित समय वो 9:15 बजे का था, यानी कि 9:15 का समय था, लेकिन अभी तक जो है वो प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले 9:15 उन्हें रेलवे स्टेशन ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था, और उसके बाद ऊना मैदान सभा रखी गई है, यहाँ से उद्घाटन और शिलान्यास किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें जो हिमाचल प्रदेश को एकमात्र बल्क ड्रग पार्क मिला है, जिला ऊना के हरोली में ये बल्क ड्रग पार्क तैयार होना है, जिसकी लागत जो है वो 2000 करोड़ के करीब है, और उसमें जो है हजारों करोड़ रुपए का निवेश जो है वो आना है। उस बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर रखी जानी है, और उसके साथ ही ऊना के ही स्लो में जो IIIT का भवन जो है वो बनकर तैयार हुआ है 128 करोड़ की लागत से, उसका उद्घाटन भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, और ऊना की जनता को जो है वो देने के साथ साथ अपना संबोधन भी जो है वो देते दिखाई देंगे। और जो यहाँ के लोग जो है वो पिछले 3 हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है हिमाचल का। ऐसे में क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था हिमाचल के मंडी के पड्डल मैदान में उनकी रैली नहीं हो पाई थी, फिजिकल वो वर्चुअली वहां पर उन्होंने संबोधन किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना पहुंचने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जो उत्साह होगा कार्यकर्ताओं में, कारकुनों में जोश जो होगा वो देखने ही बन रहा होगा। आप ये बताइएगा कि जो स्टेडियम में आप जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करने वाले, संबोधन करने वाले, वहां से जोश कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर हरी झंडी दिखानी है पीएम मोदी को, वहां की क्या सूरत हाल है? वहां पर तमाम लोग प्रधानमंत्री का, वजीर आजम का वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर सब इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, और जनता जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, और काफी संख्या में लोग जो हैं वो अब इंदिरा मैदान में पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए कोई आधा घंटा पहले से ही जो है वो अब स्टेडियम में काफी भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की जो है वो जुटना शुरू हो गई है, और प्रधानमंत्री को के लिए लोग जो है वो भारी संख्या में जुट रहे हैं। जी सना, बिल्कुल, और हम ये जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बारहा ये कहते रहे हैं कि दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, तो ऐसे में आज वो दूसरे घर हिमाचल प्रदेश जब पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, और इसके अलावा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, हरी झंडी भी वंदे भारत एक्सप्रेस को देने वाले हैं, और चौथी ये ट्रेन है। इससे पहले 3 जो है ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की मुल्क को यानी देश को मिल चुकी है, और चौथी ट्रेन जो है आज हिमाचल को मिलने वाली है, तो इससे सौगात को लेकर कितनी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जिला ऊना को जो है वो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, उसमें से सबसे बड़ी सौगात की अगर बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अभी तक देश में 3 ट्रेनें ही जो है वो चल रही हैं, और ये जो ट्रेन चल रही है ये एक बड़े क्षेत्र को जो है वो कवर करती है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है, कितना वक्त लग सकता है? अगले बुलेटिन में भी हम आपको बताते रहेंगे कि पीएम मोदी, हालांकि आज संभावित जो दौरा था वो 9-9:15 बजे तक का था, जैसे कि अमित ने बताया। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।